हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। हम लोगों ने कल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में सीखा, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, वो सीखे। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है मैकेनिक्स में, वो सीखा। और डिराइव यूनिट्स भी कुछ हमने सीखी, फोर्स, एरिया, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। आगे की कहा था कि आगे की फंडामेंटल, आगे की डिराइव यूनिट्स आज करेंगे। तो आज जो इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारी डिराइव यूनिट्स आप निकाल सकते हैं, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता हो आप दुनिया की सारी डिराइव यूनिट्स डिराइव कर सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी कंपटीशन में पूछ ली जाती है, बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है, या फिर कहीं निकालते समय हमें उनका डायरेक्टली पता हो कि उनकी याद रहनी चाहिए कि उनकी डायमेंशन कितनी है। तो वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद कल से एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस शुरू करेंगे, उनकी यूजेस शुरू करेंगे, उनकी लिमिटेशंस देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए प्रेशर है, प्रेशर है आज की पहली, कल मैंने करा दी थी फोर्स, एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और वो सब जो मैंने समझाया था, और मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तभी ये आप आगे का देखिएगा तो समझ में आएगा। और अगर वहां तक आपको आता है तो आप ये समझ सकते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला में पता हो बस, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया क्वेश्चन है। अब क्या, फोर्स की कल मैंने निकाली थी भाई, आप याद रखिएगा MLT-2। कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, अगर आपको डायमेंशन से पता है सब समझ में आ जाएगा, फिर ये आपको बहुत सरल लगेगा। और एरिया की भी कल निकाली थी, L²। तो एक पावर से एक पावर गई तो नीचे कितनी बची? L से एक L कट गया तो L पे 1 बची, तो कितनी हो गई? L पे 1 है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी? -1, T-2। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर कितनी आ गई? L-1 T-2। ये आ गई प्रेशर। फोर्स बस हमें फॉर्मूला पता हो, हम डायमेंशन तो निकाल लेंगे। अगली देखिए, मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो भैया मास की m, वेलोसिटी की कल बताई थी LT-, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास की m फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वेलोसिटी की कल निकाली थी डिराइव्ड यूनिट है LT-1। तो कितना हो गया? mLT-1। तो मोमेंटम की कितनी हो गई? mLT-1। पावर, पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क की कल निकाली थी ML²T-2, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की कल निकाली थी ML²T-2। देखिएगा बहुत सरल है, अभी आपको कठिन लगेगा अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको समझ में नहीं आएगा। और कल वाली वीडियो देख के कल ये देख रहे हैं, ये आपको उतना आता है फंडामेंटल यूनिट्स और फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और वर्क की, एरिया की ये पता है, डायमेंशन तो ये आपको सरल लगेगा। तो वर्क की कल निकाल दी थी ML²T-2। टाइम की क्या होती है? T। T पे पावर कितनी है? 1, ऊपर जाके -1 और -2। -1 और -2 कितना हो गया? ML²T-3। तो पावर की कितनी आ गई? ML²T-3। बस मुझे फॉर्मूला पता है, देखिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बस, ML²T-3। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो हाफ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कल मैंने बता दिया था कोई भी डायमेंशन नहीं होती है कांस्टेंट की। तो बस किसकी होगी? mv²। तो मास की क्या होती है? m। वेलोसिटी की कितनी होती है? LT-1। अभी बताया था, कल भी बताया, वेलोसिटी की LT-1। अब वेलोसिटी पे क्या है? स्क्वायर। तो यहां भी क्या लगा लो? स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? m तो ऐसे ही l का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो 2 बन जा 2, l पे 2 हो जाएगा।
टी की 2 बन जा 2, टी पे कितनी हो जाएगी -2, तो ml स्क्वायर टी -2। तो काइनेटिक एनर्जी की कितनी आ गई ml स्क्वायर टी -2। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो भैया mgh मास m हो जाएगा, ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन की कल निकलवाई थी LT-2, और h हाइट है, हाइट की क्या होती है l, कल भी बताया था, चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, चाहे हाइट हो, चाहे डेप्थ हो, चाहे डायगोनल हो, चाहे पेरीमीटर हो, चाहे सर्कमफ्रेंस हो, सब क्या है लेंथ है, उनकी क्या हो जाती है l। तो यहाँ हाइट की क्या हो गई l, तो l पे पावर 1 ये है और 1 ये है, 1 और 1 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगी, तो क्या आ गई ml स्क्वायर t -2, 1 और 1 2 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी की कितनी आ गई ml स्क्वायर t -2। तो कितनी हो गई पोटेंशियल एनर्जी की ml स्क्वायर t -2। देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी की भी यही आई ml स्क्वायर t -2, पोटेंशियल एनर्जी की भी ml स्क्वायर t -2, और वर्क की अभी मैंने लिखी थी जब मैंने पावर निकाली थी, वर्क अपॉन टाइम, वर्क की भी क्या होती है ml स्क्वायर t -2। इन सबकी डायमेंशन सेम है। और अभी टॉर्क निकालूंगा, टॉर्क की भी यही आएगी ml स्क्वायर t -2। हीट की जरूरत पड़ेगी, हीट की भी ml स्क्वायर t -2। इन सब में एक रिलेशन है, टॉर्क, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट, ठीक है, इनकी डायमेंशन सेम है। क्योंकि आगे कल बताऊंगा क्या रिलेशन है। इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, F इंटू डेल्टा टी। तो फोर्स की क्या होती है ml t -2, और टाइम की t मल्टीप्लाई में टाइम है, टाइम की t पे पावर 1 है और -2 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो -2 में 1 ऐड हुआ तो कितनी बची -1, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, t पे -2 है, t पे 1 ऐड हो गया, -2 + 1 तो कितना बचा -1, तो कितनी हो गई ml t -1। तो इंपल्स की क्या आ गई ml t -1। इंपल्स की लिख लो ml t -1 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मैं अभी एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, आपको बाद में पढ़ने में आ जाएगा 2-3 चैप्टर बाद। अभी मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, मैंने क्या कहा कोवेल वही डायमेंशन आप तुरंत निकालोगे जिनका आपको फॉर्मूला पता हो। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हालांकि हाई स्कूल में था, थोड़ा बहुत नहीं याद रहा हो तो आप यहां देख लीजिए G = F × r²/m1m2, ठीक है। तो भाई फोर्स की ml t -2, r डिस्टेंस है, डिस्टेंस की l और l पे स्क्वायर, भाई डिस्टेंस की l और इसका स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m1 मास, मास की m, m2 मास, मास की m, m से m कट गया तो m पे पावर कितनी है 1, ऊपर जाके -1, l पे पावर 1 और 2 3, t पे पावर -, m पे पावर 1 ऊपर जाके -1, l पे पावर 3, t पे पावर -2, तो ये क्या गई इसकी m - 1 l3 t -2, m - 1 l3 t -2। अब आ जाओ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आप कहोगे सर स्ट्रेस क्या, स्ट्रेस होता है फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन यूनिटलेस होता है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो अभी कट जाएगा चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। अरे देख लो यहां देखो स्ट्रेन, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ मीटर में और ये वाली लेंथ चेंज इन लेंथ भी मीटर में आएगी, लेंथ चेंज इन मीटर में, ओरिजिनल लेंथ मीटर में, तो ये मीटर में। एरिया की बात करें तो चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया,
तो ये मीटर स्क्वायर में एरिया होगा, चेंजिंग एरिया, तो ये भी मीटर स्क्वायर में होगा। यदि वॉल्यूम की बात करें, चेंजिंग वॉल्यूम अपॉन बल्क मॉडुलस है, चेंजिंग वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वो भी मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कर जाएगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है, इसलिए स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो फोर्स अपॉन एरिया भी निकाला प्रेशर। प्रेशर और स्ट्रेन में एक रिलेशन है भाई, दोनों का फॉर्मूला एक ही है। तो एक रिलेशन है स्ट्रेन और प्रेशर में एंगल का, वो जब हम पढ़ेंगे फ्लूइड्स तब बताएंगे। फिलहाल आप ये जाने तो स्ट्रेस का भी फॉर्मूला एफ अपॉन ए होता है, प्रेशर का भी एफ अपॉन ए। तो स्ट्रेस की क्या यूनिट आई थी निकल की? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। भाई स्ट्रेस भी एफ अपॉन ए है, प्रेशर भी एफ अपॉन ए, तो प्रेशर की क्या आई? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो स्ट्रेस की भी क्या हो जाएगी? एम एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन स्ट्रेन यूनिटलेस होता है, अभी बताया। तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की क्या गई? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये लिख लीजिए, फिर मैं ये और करा दूं इतनी, ठीक है? इसको लिख लीजिए, मैं रख कर रहा हूं, इसलिए लिख लेता हूं कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो कोशिश करता हूं कि अपने पास से ज्यादा लिख के रखूं, जिससे आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। प्लैंक्स कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, coefficient of viscosity, angular impulse, स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट में एक बहुत अच्छी बात है जो आगे तक आपको याद रहेगी, इसमें एक काम है वो मैं बताऊंगा। हीट कैपेसिटी, और गैस कांस्टेंट, इतनी और देखते हैं, ठीक है? बस फिर कल से इसकी एप्लीकेशन, जितने फॉर्मूले आपको पता होंगे वो सब निकाल देंगे आप, सबकी डायमेंशन, बस फॉर्मूले पता हो। फॉर्मूला पता हो तो आप डायमेंशन निकाल लेंगे। अब जैसे आया प्लैंक कांस्टेंट, अब आप प्लैंक कांस्टेंट नहीं पता होगा, एच से डिनोट करते हैं, ई अपॉन फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अब फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं, टाइम 1 अपॉन टी रिलेशन होता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेसिप्रोकल होती है 1 अपॉन टी। तो टी की टी पे पावर 1 है इस समय, टी पे पावर कितनी है? 1, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी? -1। तो फ्रीक्वेंसी की कितनी हो गई? -1। एनर्जी की अभी निकाल के ही लाया हूं, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की कितनी? ml² t-2। काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कोई सी भी एनर्जी हो, तो ये प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है E अपॉन न्यू, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो E अपॉन न्यू, E कितना आया? ml² t-2, और न्यू फ्रीक्वेंसी की कितनी है? t पे पावर -1। माइनस का 1 ऊपर जाके बच्चों, टी पे प्लस का 1, +1 और -2, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगे, टी पे -2 है और -1 ऊपर जाके +1, तो टी पे कितनी बची? -1 बची, -2 + 1 -1, तो कितनी आ गई? ml² t-1, ml², और ये सॉल्व होकर कितना हो गया? t-1, तो ये आ गई ml² t-1, ठीक है? एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा से दिखाते हैं, ओमेगा होता है
पढ़ेंगे हम आगे ओमेगा 2 पाई एन, एन का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एन क्या फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई का कांस्टेंट है, कल बताया था कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 22.7, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी एन, फ्रीक्वेंसी मीन से निकालो या एन से, कंफ्यूज मत होगा, मीन से दिखाओ चाहे एन से दिखाओ चाहे एस से दिखाओ, फ्रीक्वेंसी को एस से दिखाओ चाहे एन से दिखाओ चाहे मीन से दिखाओ, बस आपको पता हो फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे मीन से दिखा दिया फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले, ओमेगा का होता है 2 पाई एन, तो ये एन ले लो एस ले लो मीन ले लो, बात लीजिए फ्रीक्वेंसी की कितनी है टी पे पावर -1, तो ओमेगा की भी क्या हो जाएगी टी पे पावर -1, क्योंकि 2 पाई की कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, और ये डब्ल्यू नहीं है ओमेगा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये ईटा होता है, एन नहीं है, थोड़ा सा ये कर्व हो जाता, देखो ये मैंने ऐसे कर, ये ईटा बोलती है ऐसे, आई टी ए ईटा, इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स वाला, एफ इजिकल टू प्लस माइनस ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, तो यहां से ईटा कितना हो गया एफ इंटू डेल्टा जेड, ये इधर चला गया अपॉन ए इंटू डेल्टा वी, ये ईटा फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला होता है विस्कस फोर्स का, आगे पढ़ेंगे, फिलहाल ये फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अपर और लोअर लेयर के लिए होता है कि लेयर अपोज भी करती है, एक लेयर दूसरे का अपोज करती है, ठीक है, तो एफ इजिकल टू प्लस माइनस ईटा ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है, ये भी आगे की चीज है, आप अभी छोड़िए, बस फॉर्मूला देखिए, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, तो ईटा क्या हो जाएगा एफ डेल्टा जेड इधर आएगा ए इंटू डेल्टा बी, यही तो हो गया, तो ईटा का फॉर्मूला क्या हो गया एफ इंटू डेल्टा जेड अपॉन ए इंटू डेल्टा बी, फोर्स एम एल टी माइनस 2, जेड जेड ये लेंथ है, इसमें जब आप चेक पढ़ेंगे ये फॉर्मूला, तो दो लेयर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब लेंथ एल, एरिया दो लेयर्स का बना एरिया, तो एरिया का एल स्क्वायर कल बताई थी, और डेल्टा वी वॉल्यूम नहीं है वेलोसिटी है, तो तभी वेलोसिटी ग्रेडियंट पता होगा क्या है, डिनोट होगा, v का मतलब ये नहीं है वॉल्यूम हो या वेलोसिटी हो, जो भी होगा वो आपको दिया होगा, तो v यहाँ क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या होता है एल टी -1, कल कराया था, चलो भैया एल से एल कट गया, एक एल पे पावर 1 ये है, या ऐसा करो इस एल से एल मत काटो कंफ्यूज हो जाओगे, एल पे 1 और 1, एल पे 2 है, 2 से 2 काट लो, अब क्या बचा एल, एल पे पावर 1 ऊपर जाके -1, टी पे पावर -1 ऊपर जाके +1, टी पे पावर -2 तो पहले से थी, माइनस का 1 ऊपर जाके प्लस का 1 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो टी पे पावर कितनी बची -1, तो एम एल -1 टी -1, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की क्या आ गई एम एल -1 टी -1, ठीक है, इज दैट क्लियर? इंपल्स, इंपल्स को आई से दिखाते हैं, आई एंगुलर इंपल्स है क्या, एंगुलर इंपल्स होता है टॉर्क इनटू टाइम इंटरवल, वो लीनियर इंपल्स का जो अभी कराता है एफ इंटू डेल्टा टी, पिछले अगर रब करने से पहले, ये एंगुलर इंपल्स है, इसका फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू टाइम इंटरवल, कोई बात नहीं, टॉर्क और इनटू टाइम इंटरवल, ठीक, तो टॉर्क निकाल लो भैया, टॉर्क को दिखाते हैं टाउ, ये टाउ है टी नहीं है, ऐसे थोड़ा सा घूमा हुआ ये टाउ है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, वेक्टर क्वांटिटी है ये, फोर्स क्या होता है एम एल टी -2 और डिस्टेंस की एल, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी, तो फोर्स तो हो गया एम एल टी -2 कल निकाली थी, और डी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, जब हम स्केलर और वेक्टर पढ़ेंगे आगे तो समझ में आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही एक तरीके की बस वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट की कितनी होगी एल, तो एल पे पावर 1 ये है और 1 ये है, और मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते कितनी हो जाएगी एम
ml²t-2। मैंने एंगुलर इम्पल्स जानबूझ के दिया था जिससे टॉर्क निकला है, तो टॉर्क की भी यही निकल के आई जो वर्क की, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की और टॉर्क की सेम आ रही है ml²t-2। और हीट की भी यही आती है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो फिलहाल टॉर्क इनटू टाइम इंटरवल, तो टॉर्क क्या निकल आया ml²t-2, ये भी कहीं निकले ना टॉर्क की, और इनटू टाइम इंटरवल की टी पे पावर कितनी है -2 और टी पे पावर कितनी है 1, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हुई तो कितनी बची -1, तो कितनी हो गई ml²t-1। ठीक है, तो इसकी इंपल्स की क्या आ गई ml²t-1 एंगुलर इंपल्स की। टॉर्क की भी कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। वेक्टर क्वांटिटी है स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा से दिखाते हैं। अब ये आया E/T⁴। यहां टेम्परेचर का पहला सवाल आया, ये नॉन मैकेनिक्स का हो गया। मैकेनिक्स प्रेशर m, l और t मास, डिस्टेंस यानी लेंथ और टाइम पे चलती है ज्यादातर, और जब टेम्परेचर आने लगे तो वो नॉन मैकेनिक्स थर्मोडायनेमिक्स की तरफ हम चलने लगते हैं टेम्परेचर के। अभी जब कॉन्सेप्ट ऑन करें तो जहाँ जो E है, E की क्या होती है बेटा ml²t-2। अभी निकालिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सबकी यही होती है, वर्क की भी यही होती है, टॉर्क की भी यही होती है। फिलहाल एनर्जी यहाँ जो है स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा से दिखाते हैं E/T⁴। यहाँ T टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। आपको दिया होगा, जब पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ T टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। फिलहाल E एनर्जी है, एनर्जी की ये लगा नहीं। यहाँ पर जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम यानी सेकंड। यानी E का जो ये काम कर रहा है ये केवल एनर्जी नहीं है, ये जो E है ये एनर्जी नहीं है, एक्चुअली ये E जो है वो क्या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी का आप सिर्फ फॉर्मूला यहां लगा देते ml²t-2, इसीलिए मैंने दिया, आगे आएगा ये चीजें। कहीं मास पर यूनिट लेंथ है, आपने मास की m लगा दी, एक मास लिखा है, मास की क्या होती है आप कहोगे सर m। अब कहीं लिखा फॉर्मूले में है m ही, लेकिन उसका मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, तो वो m लगा दोगे तो गलत हो जाएगी, m/l। वहां पे मास देखना है कि केवल मास है या मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट एरिया है, क्या है, समझ में आया। ऐसे ही स्टीफन कांस्टेंट में ये जो E है वो केवल एनर्जी नहीं होती है, एनर्जी होती तो ये लगा देते, क्या होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यहाँ पे ये T टाइम है, सॉरी स्मॉल t दिखा दे रहा हूं जिससे आपको टेम्परेचर और टाइम में डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे एरिया की भी लगानी पड़ेगी l² और टाइम की t, l² से l² कट गया, तो m t पे पावर कितनी है 1, ऊपर जाके -1, तो कितनी आ गई l² से l² कट गया, t पे 1 ऊपर जाके -1, तो -2 और -1 कितनी m3 तो E की यहाँ पे ये हो गया, क्या लगेगी E की सिग्मा निकालते समय m3 अपॉन टेम्परेचर की थीटा ले लो या केल्विन ले लो, थीटा से दिखा दो या केल्विन से, इस पे पावर कितनी है 4, तो कितनी हो गई m3 k पे पावर 4, m3 पे पावर -3 k पे पावर 4 ऊपर जाके माइनस, कुछ जगह थीटा दिखा दिया है, टेम्परेचर को जो सिंबल है डायमेंशन में वो थीटा दिखा दिया है, तो कुछ लोग थीटा पे पावर -4 निकाल लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं, आप केल्विन का k लिखो k पे पावर माइनस। इज दैट क्लियर। तो कितनी हो गई m3 k-4। अब आया हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी H होता है QY डेल्टा T, QY डेल्टा T, जहां डेल्टा T क्या है टेम्परेचर, तो Q की क्या होती है QY डेल्टा, मैंने क्या बताया Q की क्या होती है वही जो
एनर्जी की होती है या वर्क की होती है, तो क्यू की क्या आ गई एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। डेल्टा टी टेम्परेचर की के, टेम्परेचर की क्या बताई के, टेम्परेचर की के, तो के पे पावर 1 है ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -1, तो क्या हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, के पे पावर 1 है ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -1, तो कितनी हो गई हीट कैपेसिटी की एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस 1, क्योंकि वही होती है जो एनर्जी की या वर्क की या काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, वर्क, हीट सब जो होती है। और फॉर्मूला हीट कैपेसिटी का ये फॉर्मूला पता हो तो आप कोई भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब टाइम है या ये टेम्परेचर है, ये आप जब सवाल करेंगे जब ये टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट तब आपको समझ में आ जाए। फिलहाल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट आर होता है पीवी बाई टी, जो तो पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, पीवी इजिकल टू आर टी, तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा पीवी बाई टी, खत्म। लास्ट चीज आज इतनी डायमेंशन करेंगे। आप जो भी फॉर्मूला कोई भी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, बस फॉर्मूला आपको पता हो, तो आर इजिकल टू पीवी बाई टी। पी क्या है प्रेशर, प्रेशर की फोर्स अपॉन एरिया, अभी निकाली है एम एल टी माइनस टू, आप लोग देख लीजिएगा एरिया की एल स्क्वायर, एक से एक कट जाएगा, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस टू, ये प्रेशर की आ गई। वॉल्यूम क्या होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, तो लेंथ की भी एल, ब्रेथ की भी एल और हाइट की भी एल, तीनों है, तो डिस्टेंस ही लेंथ ब्रेथ हाइट, डिस्टेंस है तब एल एल एल, तो वॉल्यूम की कितनी हो गई एल क्यू, लगा दो। प्रेशर की कितनी आई एम एल माइनस 1 टी माइनस टू इंटू, और इधर से लिखते हैं उधर वो लिखा हुआ है आर इक्वल टू पीवी बाई टी, प्रेशर की आई एम एल माइनस 1 टी माइनस टू, वॉल्यूम की एल क्यू, और टेम्परेचर की थीटा या के, फिलहाल के से कर रहे हैं तो के लिखना। अब देखते चलो भैया एम एल पे -1 और +3 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है -1 + 3, तो कितनी हो गई 2, तो एल पे कितनी आ गई 2, टी पे -2 और के पे पावर 1 है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -1, तो कितनी आ गई इसकी गैस कांस्टेंट की एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस, तो ये सब तीन डायमेंशन समझ में आई होंगी। बस आपको फॉर्मूले पता हो, आगे जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाएंगे आपको फॉर्मूले भी पता होते चले जाएंगे। डायमेंशंस कुछ याद भी रहनी जरूरी है, जैसे फोर्स की, प्रेशर की, वर्क की, एनर्जी की, क्योंकि ये जगह जगह पे यूज होती रह रही है, कब तक आप निकालते रहेंगे, कुछ याद होनी चाहिए। बाकी अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप कोई भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। कल हम डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशन की प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस कैसे हम यूज करेंगे उन सबको वो पढ़ेंगे, आगे चल के लिमिटेशंस पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, कल मिलते हैं। और कुछ फिजिक्स अपनी जो रेफरेंस बुक है उससे कुछ फॉर्मूले देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारी डायमेंशंस दे रखे होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे होंगे, उनमें से 10-20 फिजिकल क्वांटिटीज लिखना, उसके फॉर्मूले लिख लेना, बस डायमेंशन निकालना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पढ़ते रहिए, बाय।